अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम दो लेक्चर कवर करेंगे CS201 के, लेक्चर 39 एंड लेक्चर 40। लेक्चर 39 में जो कुछ ये सारी चीज़ें हम बाकायदगी से देखेंगे और इसका प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंटर से। पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो आपके पास किसी भी आइडेंटिफायर का एड्रेस स्टोर करता है। आइडेंटिफायर क्या है? किसी भी वेरिएबल को नाम देना, आप आइडेंटिफायर उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ए का वेरिएबल बनाया ए नाम का, तो मैंने क्या किया, आइडेंटिफायर का नाम दिया ए, तो वो मेरे पास एक आइडेंटिफायर है। ठीक हो गया। तो आपने जिस वक्त पॉइंटर क्रिएट किया तो आपने वैल्यू की जगह उसका एड्रेस दिया हुआ होता है, तो वो आपका एड्रेस प्रिंट होता है। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू आती है, ना कि कोई टेम्परेरी कॉपी बनती है। अभी मैं डेफिनेशन लिखता है जा रहा हूँ पॉइंटर की, वो आप देख लें और फिर हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब इंट ए इज़ इक्वल्स टू, मैं कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ जिससे 55 दी, और यहाँ पर मैं एक पॉइंटर क्रिएट करता हूँ एस्टेरिक PTR के नाम से। इसको मैं इक्वल्स कर देता हूँ PTR को एंड रेफरेंस का इस्तेमाल करके ए। अब ये जो एंड रेफरेंस मैंने लगाया है, इससे क्या होगा, ए का जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर के अंदर स्टोर हो गया है। अब आप PTR करेंगे तो इसकी वैल्यू नहीं शो होगी, इसका एड्रेस शो होगा। अगर आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू शो करवाना चाहते हैं ना, जो पॉइंटर में आपने दे दी है, तो आपको क्या करना होगा, सी आउट के साथ एस्टेरिक PTR को ऐसे ही, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ की डायरेक्ट वैल्यू शो करनी होती है तो उसी तरीके से उस वेरिएबल को आपने आउट कर देना था सी के साथ। ठीक है, अगर ए को आपने वैल्यू डिस्प्ले करनी थी तो आप ए कर देते, तो इसी तरीके से होता है। तो ये तो रेफरेंस एंड पॉइंटर हो गए। अब बात आती है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वेरिएबल एंड कॉल बाय रेफरेंस। सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू को समझ लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू के समझने के लिए एक फंक्शन है बनाता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है वैल्यू के नाम से, और इसमें दो पैरामीटर पास करता हूँ, एंट ए एंड एंट बी। उसको मैं एडिशन करवाऊँगा। ठीक है, आपको हदफ इसलिए बता रहा हूँ पहले से, ताकि आपको पता हो कि हम क्या करने वाले हैं। अब इसमें एंट ए एंड बी पास की है, इसको मैं आउट कर देता हूँ ए प्लस बी विद न्यू लाइन हम कर देंगे। ना भी करें कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि सिंगल वैल्यू डिस्प्ले होने वाली है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे आर्गूमेंट के साथ, डायरेक्ट जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू होती है और जो हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। ऊपर आपने पैरामीटर पास किया जो एक फ़ेक चीज़ थी जिसके वजूद में कोई तस्वर नहीं है। नीचे जिसको आप वैल्यू देंगे ना, वो ओरिजिनल चीज़, वैल्यू ये जो नंबर है ये एक ओरिजिनल है ना, एग्जिस्ट करता है ना इस दुनिया में, इसको हम आर्गूमेंट कहते हैं। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब इसे मैं रन करूँगा तो इसका 110 आंसर आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, एज यू कैन सी गाइस। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास किस तरीके से हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं। अब कॉल बाय वेरिएबल क्या है? कॉल बाय वेरिएबल को समझते हैं जी। आपने वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किए, ठीक है, क्रिएट करने को कहते हैं डिक्लेयर करना, बना दिए। एंट ए एंड एंट बी, इनको वैल्यू भी आपने असाइन कर दी, और अब आप आर्गूमेंट की जगह डायरेक्ट वेरिएबल डाल दें क्योंकि उनको आपने वैल्यू पास की हुई है। दिस इज़ नोन एज कॉल बाय वैल्यू। ठीक है ना, दिस इज़ नोन एज कॉल बाय वेरिएबल, नॉट कॉल बाय वैल्यू। ऑल राइट। अब कॉल बाय रेफरेंस भी बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? ऊपर आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे जो रेफरेंस ऑपरेटर है दोनों वेरिएबल के साथ, और नीचे वेरिएबल उसी तरीके से इनिशियलाइज हुए हैं। तो ये क्या करेगा, उनकी मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले कर देगा, बात ही ख़त्म हो जाएगी। ए एंड बी करेंगे, दिस इज़ नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, ये बुनियादी तीनों में फ़र्क, वैल्यू, वेरिएबल एंड कॉल बाय रेफरेंस। आई होप सो कि ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे। मेरे ख़्याल से तो अब आना चाहिए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, इसके बाद उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। ठीक है, तो ये मैं कुछ डेफिनेशंस लिख रहा हूँ, इनको आप अच्छे तरीके से देखते जाएँ कि ये जो टेम्परेरी कॉपी है इससे पास हो जाती है कॉल वैल्यू से, एक ओरिजिनल चीज़ नहीं होती, एक नकल जाके उसके पास मौजूद हो जाती है, ओरिजिनल उसी तरह रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसी की जो नकल तैयार हुई है वो चेंज होगी। बट ये जो कॉलर रेफरेंस है इसमें आपको फ़ायदा क्या है, ओरिजिनल चीज़ चेंज होगी। ठीक है, जिस तरह आपका मोबाइल ओरिजिनल आपने लिया था वो आपको चेंज करवाने जाएँ तो नया लिया, बट अगर फेक था,
फेक वाले ये आपका चेंज, ओरिजिनल आपके पास उसी तरह पड़ा हुआ है। बेस्ट एग्जांपल है ओरिजिनल एंड फेक मोबाइल्स की, ये कॉल वैल्यू एंड कॉल रेफरेंस के हवाले से। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। टेक लगाने का मकसद ये मैंने बता दिया, ये कुछ चीज़ें को मैं अंडरलाइन भी करूँगा, ये आप लोग पढ़ लिया करें, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ ना उसके हवाले से अंडरलाइन वाली ये मैं पहले भी बता चुका होता हूँ, बट इसको अंडरलाइन करने का पर्पज़ होता है आपको पता होगा कि मैंने अपनी तरफ से नहीं बात की, ये इसके अंदर से की। अगर कुछ चीज़ें अपनी तरफ से बताऊँगा जो इसके अंदर मौजूद नहीं होगी, पर ऑथेंटिक बात होगी, आप लोग नेट से रिसर्च कर सकते हैं अगर आपको कोई शकूक शुबहात है, ठीक है। डायनामिक मेमोरी हम एलोकेशन करने जा रहे हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कॉल ओसी वाला फंक्शन और मैल ओसी वाले तो बहुत ही ज़्यादा आसान है C++ के अंदर। इंट डीएम के नाम से एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, ठीक है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए पॉइंटर मस्ट है, ये इसके लिए स्टैंडर्ड है, एक तरीक़ेकार है, इस बगैर हम काम नहीं कर सकते। अब आपने पॉइंटर क्रिएट किया और ptr को न्यू कीवर्ड और डेटा टाइप के साथ लिख दिया जिस डेटा टाइप का आप वो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और डिलीट करने का मतलब है पूरा आपने वो ख़त्म कर दिया। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं छोटी सी जगह ले लेना, जैसे जैसे मेमोरी चाहिए होगी वो जगह लेता रहेगा, जब ख़त्म हो गया उससे आगे वो जगह कंज्यूम नहीं करेगा। डायनामिक से तो यही मतलब बनता है। और ये जो हमने डिलीट वाला काम किया, ऐसे जो जगह ली हुई थी वो सारी जगह वापस ख़त्म हो जाएगी, अब कोई भी जगह नहीं बची हुई, जैसे नॉर्मली सीट फिल हुई हुई थी वैसे ही, ठीक है, उस तरीके से। तो ये बड़ी बेसिक एग्जांपल के साथ आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन समझा दिया। अच्छा, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टर आएगा कॉपी वाला, ठीक है। अब उससे पहले डिक्लेरेशन ना, ये इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट का समझ लें। इनिशियलाइजेशन कहते हैं स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 1 से शुरू हो या 0 से, ये सिंपली इनिशियलाइजेशन है कि आपने वेरिएबल को बता दिया कि कोई गारज वैल्यू, इससे पहले वो तसव्वुर करे खुद से कि वो कोई भी वैल्यू ले अपनी तरफ से, या आपने बता रही या 1 से शुरू हो या 0 से। जैसे टोटल को हम असाइन करते हैं 0, उसकी वजह क्या होती है कि जब जब इसमें 1 ऐड हो तो 1 से स्टार्ट होते हुए जितना एक एक करके वो गिनता जाए, क्योंकि उसने सारों को ऐड करना होता है ना। 1 से अगर आप उसे स्टार्ट करेंगे तो ये काम ख़राब हो गया, ठीक है। अब असाइनमेंट कहते हैं कोई वैल्यू देना, जैसे आप M1 को M2 के बराबर करें, M1 के अंदर जो भी वैल्यू वो किसके पास चली जाएगी, M2 को चली जाएगी, तो ये असाइनमेंट। इनिशियलाइजेशन स्टार्ट करना, असाइनमेंट वैल्यू देना, ठीक है। तो ये बुनियादी डिफरेंट है। टोटल को इज इक्वल टू सम प्लस नंबर किया, नंबर और सम जमा हो गया, इसमें किसको दिए जाएंगे, टोटल को, तो ये भी एक असाइनमेंट की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बुनियादी तौर पर इनके कॉन्सेप्ट्स हो, पता हो कि इनिशियलाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं, असाइनमेंट क्या होती है, वेरिएबल के और कांस्टेंट क्या, ये आइडेंटिफायर की टाइप्स हैं। आइडेंटिफायर नाम देने को कहते हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक वेरिएबल एंड दूसरी कांस्टेंट। दोबारा से मैंने रिवाइज़ करवा दिया, हालांकि ये ज़रूरत बनती नहीं थी, बट ये बार बार मैं नाम ले रहा था तो मैंने सोचा बता दूँ। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, अब आपको मैंने जैसे कहा था कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो एक क्लास के साथ एग्जांपल कराएंगे आपको, ठीक है। क्लास वाली जिससे आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का बहुत ही अच्छे अंदाज में समझ आएगी। क्लास सी में लूँगा क्योंकि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बन रहे हैं, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने नाम लिया। प्राइवेट एक्सेसर लिया और इसके प्राइवेट मेंबर ए को मैंने बनाया। पब्लिक एक्सेसर में मैं एक कांस्टेंट बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर। तो वो जो कंस्ट्रक्टर हमारे पास होगा ये डिफ़ॉल्ट वाले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, प्राइवेट जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू असाइन करने में मदद करता है। लेकिन जब इसको मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब जिस वजह इसको मैंने ये करवा दिया तो अब यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कमेंट है मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता हो कि कहाँ से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम, उसके आगे ऑब्जेक्ट। क्लास का नाम क्या था, सी, तो आप आगे सी लिखेंगे, सी के साथ जो भी आप नाम लिखेंगे तो उस नाम से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, एक डिस्प्ले नामी फंक्शन में बनाऊंगा जिसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगी, वॉइड। अब इस डिस्प्ले फंक्शन में क्या होगा, जो भी हमने काम किया होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर का, जो वैल्यू उसने C1 और C2 में आएगी एक जैसी, वो हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे जिस वक्त से कॉल करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ C और C1 के साथ, उसके बाद इसको मैं कॉल कर लूँगा ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करके।
और ऑब्जेक्ट 2 को मैं क्या कहूँगा, ऑब्जेक्ट 2 को मैं इक्वल कर दूँगा, साइन कर दूँगा C1 के। जो वैल्यू C1 के पास है वही वैल्यू C2 के पास दी जाए ताकि दोनों की वैल्यू एक जैसी हो जाए। यही तो हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। तो C1 को जिस वक्त मैंने कॉल किया तो मैंने हमेशा पैरेंथेसिस का सहारा लेना है, इस बगैर मैं डायरेक्ट नहीं वैल्यू दे सकता, क्योंकि मैंने ऊपर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया। उसके बावजूद अगर मैं ना करता तो फिर मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू दे सकता था, बट मैंने किया तो मुझे देना पड़ेगा, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू। अब आप देखेंगे दोनों को एक ही वैल्यू आ रही होगी, C1 भी 37 और C2 भी 37 या 38, जो भी नंबर है वही कंटेन करेगा। ये हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर की पूरी प्रैक्टिकल एग्जांपल थी। आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो दोबारा से इस वीडियो को, ठीक है, देखें और समझें अच्छे तरीके से। नहीं कोई चीज़ समझ आती कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता रहता हूँ, कभी कभी मसरूफ़ होता हूँ इसलिए टाइम नहीं मिलता। तो ये सारी एग्जांपल हमने आपको करवा दी ताकि आपको कहानी समझ आ जाए, ठीक है। तो कमेंट में जो लिखता हूँ ना वो किसी वजह से लिखता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास लेक्चर 40 आ गया। सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट एज द क्लास मेंबर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी और क्लास में हम कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ 2 क्लासेस में सेपरेटली क्रिएट करूँगा प्रैक्टिकल लाइफ में। इससे पहले क्रिएट करें क्लासेस की डेफिनेशन। क्लास एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, ब्लूप्रिंट, जिस तरह गाड़ी है उसका दरवाज़ा, उसके टायर्स, उसकी सीटें, वो सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। एक इंसान है, इंसान एक पूरा क्लास है, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके हाथ, उसके पाँव एक ऑब्जेक्ट की बेहतरीन मिसाल है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट एज क्लास मेंबर्स को कैसे हम क्रिएट करते हैं ये C++ में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अब ज़रा समझिएगा, हम डिव में जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें अंडरलाइन करूँगा, वो भी आप देख लेंगे। डिव मेरे पास कौन सा मार्काटो जो भी है, ठीक है, ये वाला है। अब क्लास ए के नाम से और क्लास बी के नाम से बना के इसको मैं एक्सेस करूँगा। क्लास ए के अंदर क्लास ए की चीज़ें एक्सेस होंगी, बट बी के अंदर बी की भी हो रही होंगी और ए की भी। इसी चीज़ को ऑब्जेक्ट एज ए क्लास मेंबर कहते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफायर बनाया, पब्लिक स्पेसिफायर, कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफ़ॉल्ट और डिस्प्ले फंक्शन जो डिस्प्ले करेगा कि ये क्लास ए फंक्शन है, ठीक है। यहाँ तक हमने क्लास ए का मुकम्मल कर लिया, क्लास ए फंक्शन लेके, और अब नेक्स्ट क्लास की जानिब से हम बढ़ेंगे। एंड लाइन इसलिए ज़रूरी है कि एक साथ ही ना लिखा हुआ है ना, थोड़ी लाइन के बाद है, एक लाइन के बाद नेक्स्ट चीज़ है, ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे देखने में। अब एक डिकंस्ट्रक्टर क्रिएट किया ताकि जो चीज़ बनी थी वो ख़त्म भी हो जाए, इसलिए डिकंस्ट्रक्ट हमेशा एम्प्टी होता है, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं आने से पास करते। अब क्लास बी में प्राइवेट एक्सेसर के अंदर हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। पहले क्लास ए का नाम और उसके आगे कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना देंगे। फिर पब्लिक स्पेसिफायर आया, उसके अंदर आप बी का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। बी के कंस्ट्रक्टर के अंदर आप इसको वैल्यू दे देंगे या जो भी देनी है, बट इन केस हम नहीं देंगे। एक वाइड डिस्प्ले का फंक्शन क्रिएट किया विदाउट रिटर्न टाइप, इसमें हम अगेन सी आउट करेंगे कि ये बी का फंक्शन है, ठीक है। ये एग्जांपल किसकी है, ऑब्जेक्ट एज क्लास नंबर की। एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में कैसे इस्तेमाल होता है। A1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो वो A1 को जिस वक्त इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा वो A1 को जाके कॉल करेगा, तो लिखा हुआ है कि दिस इज़ क्लास ए फंक्शन। फिर B को कॉल वो करेंगे हम मेन फंक्शन है, तो B के वही कॉल हो जाएगी दिस इज़ क्लास बी फंक्शन, ठीक है। अब मेन फंक्शन में इसको एक्सेस करने का जो तरीक़ेकार है तो वो कैसे है, ऑब्जेक्ट बनाया बी का और साथ में इसमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके फंक्शन को कॉल करेंगे और आपके पास सारा कुछ आ जाएगा जो सी आउट हम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे और अगर हमारे पास कोई एरर होगा तो वो हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर था। क्लास का सी मैंने बड़ा लिख दिया, उसको मैंने छोटा करूँगा तो मेरे पास ठीक हो जाएगा, सही। तो ये मैंने गलती की, अब इधर भी एरर आ रहा था, इसको भी मैंने ठीक कर लिया। तो इसके बाद जिस वक्त मैं नेक्स्ट टाइम इसको रन करूँगा तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, ये आपके सामने है, ठीक हो गया। ये देखें, अब हमने एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों चीज़ों को कॉल किया, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट एज क्लास मेंबर। अगेन बता दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट जाते हैं जी। अच्छा क्या है, अच्छा अब नेक्स्ट चीज़ आपके पास है कि स्ट्रक्चर एज क्लास मेंबर। किसी भी स्ट्रक्चर को कैसे हम क्लास के अंदर कॉल कर सकते हैं, या उससे पहले हो सकता है क्लासेज विद इन क्लासेज हैं,
जिनको नेस्टेड क्लासेस भी कहा जा सकता है। ठीक है, कि जो क्लासेस है उसके अंदर एक और क्लास आप क्रिएट कर दें, लेकिन स्ट्रक्चर वाला पहले आएगा, उसके बाद क्लासेस वाला सारा काम है। देख लेते हैं, ये सारा कोड मैं ख़त्म करने लगा हूँ। अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखूँगा, ठीक है, और इसको मैं स्टूडेंट नाम दे दूँगा। स्टूडेंट नाम देने के बाद आप यहाँ पर इंटीजर आईडी एंड स्ट्रिंग नेम के नाम से दो आइडेंटिफायर वेरिएबल वाले क्रिएट कर लेंगे जिनकी वैल्यू आप बदलना चाहते हैं। अब क्लास क्रिएट करें क्योंकि उन्हें स्ट्रक्चर क्लास के अंदर एक्सेस करना है। अब यहाँ फिर मैंने सी बड़ा लिख दिया, खैर है वो मैं आखिर में सेट करूँगा जैसा कैसे रन करेंगे। अब यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट काम, प्राइवेट एक्सेसर, इसमें क्लास स्ट्रक्चर का क्या था, स्टूडेंट था ना, स्टूडेंट लिखेंगे और आगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने उसको एज ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक्सेस करना है। मेन फंक्शन में जाके क्लास एक्सेस करेंगे, ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर भी एक्सेस कॉल हो जाएगा और उसका जो भी हमने उसको वैल्यू दी होगी वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। ये मकसद है। कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया डिफ़ॉल्ट वाला। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं, एस डॉट ऑपरेटर और उसके बाद जो प्राइवेट चीज़ों के नाम था आईडी, उसको आपने कोई भी नाम दे दिया, जिस तरह 1 से स्टार्ट किया, 100 से, यहाँ मैंने 100 दिया, अपना मैंने नाम दे दिया 7, ठीक है, और आईडी दे दी 100, जैसे भी आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं, और एंड लाइन कर दिया ताकि ये एक ही लाइन पे ना आए, न्यू लाइन में चला जाए। अब इसके बाद मैंने डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है, विदाउट आर्गूमेंट, और इसको मैंने सी आउट कर दिया एस डॉट आई डी एंड एस डॉट नेम, कि जो आपकी आई डी है वो इक्वल्स टू दिस। फिर आपने इंसर्शन ऑपरेटर लगाने हैं एंड देन एस डॉट आई डी, फिर इंसर्शन ऑपरेटर्स एंड लाइन सेमी कॉलन। अगेन आपने इसी तरह एस डॉट नेम के साथ भी करना है, ठीक है, कि इन्वर्टेड कॉमर्स में नेम इज़ इक्वल्स टू दिस। फिर आपने इंसर्शन ऑपरेटर नेम एस डॉट नेम, इंसर्शन ऑपरेटर एंड लाइन। यहाँ तक आपने कर लिया। अब मेन फंक्शन की जानिब से बढ़ें। यहाँ पर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसकी बदौलत हम ये काम कर पाएंगे कि इसको कॉल करेंगे डिकंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद, ठीक है, जिससे क्लास को कॉल होगा तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर वाले ऑब्जेक्ट हैं वो भी एक्सेस हो जाएंगे और उनकी डिस्प्ले आउटपुट हमें स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। अच्छा, क्लास का नाम क्या था, लिखा और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एस नाम की क्लास थी तो S1 मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब S1 डॉट डिस्प्ले एंड S2 डॉट डिस्प्ले अगर आप करना चाहें, बट इसमें एक ही है तो हम एक ही दफ़ा करेंगे तो वो हो जाएगा। जो एरर है वो मैं ठीक कर लूँगा जल्दी से। बड़े एस का एरर आया, ठीक है, तो मैंने उसको ठीक कर दिया। अब ऐसे मैंने रन किया, जिधर जिधर मैंने छोटे एस ने इस्तेमाल किया वो मैं सारी जगह पे तब्दील कर दूँगा। अब आप देखेंगे मेरे पास वही वैल्यू शो होगी जो मैंने ऊपर 100 एंड अपना नाम दिया था। अगर ये हो जाता है तो आपने सक्सेसफुली अपना कोड रन कर लिया है और ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने तो 3 चीज़ें देख ली ऑब्जेक्ट्स को। पहले देखा हमने कि एक ऑब्जेक्ट क्लास वाला दूसरे में कैसे करते हैं। फिर अब हमने स्ट्रक्चर वाले को देखा कि स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्लास में बना के उसे मेन फंक्शन से कैसे एक्सेस करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है नेस्टेड क्लासेस या क्लासेस विद इन क्लासेस, एक क्लास के अंदर एक और क्लास, ठीक है, वही अब हम जाएंगे देखने के लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करवाऊँगा आपको ताकि आपको समझ आ सके कि असल में जो काम है वो किस तरीके से हो रहा है। ये होगा सही। इस कोड को अच्छे तरीके से देख लें और अगर नोट करना चाहें तो सो बिस्मिल्लाह। अब हमारे पास ये आगे जब मैं लिखने लगा हूँ नेस्टेड क्लासेस। राइटिंग इग्नोर किया करें, असल में माउस से आपको पता है लिखना है इतना आसान नहीं होता, बट फिर भी क्या करें, लिखना पड़ता है जहाँ पर जब मैं लिख देता होता हूँ। तो इसके ऊपर भी हम रोशनी डालने लगे हैं। कुछ चीज़ें जो मैं अंडरलाइन करूँगा ताकि आपको पता हो कि मैंने इसके अंदर से उठाई हुई हैं। बाहरी भी चीज़ें बताता होता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अंदर वाली हो, सारी मैं आपको बता रहा होता हूँ कि ये चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, ये इससे इंपॉर्टेंट हैं। अगर पुराने लेक्चर आपने सुने हैं तो आपको अच्छे अंदाज में पता होगा। पुराना कोड सारा ख़त्म करने लगे हैं ये वाला, और अब एक न्यू स्टार्टिंग लेंगे। स्ट्रक्चर वाले का ना भी ख़त्म करें, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। अब एक मेन क्लास है और उसके अंदर एक सब क्लास है, ठीक है। अब हम क्लास के अंदर एक और क्लास क्रिएट करेंगे। पहले हम सब क्लास के पहले हम मेन क्लास के साथ खेलेंगे जो आउटर क्लास है, और जो इनसाइड क्लास होगी वो बाद में क्रिएट होगी, वो थोड़ी सी और आगे की तरफ इंडेंट हो जाएगी, ठीक हो गया।
इंडेंट मतलब मज़ीद थोड़ी सी अंदर की तरफ चले जाना, जिससे कोड खूबसूरत भी लगे, पता भी हो कि ये आपने कोई कोड लिखा है, ना कि कोई नॉर्मल राइटिंग है। ठीक है, इसको इंडेंटेशन कहते हैं। ऑल राइट, आपने सारा कुछ कर लिया, प्राइवेट जगह पब्लिक लिखा, मेन कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया डिफ़ॉल्ट वाला, और फिर डिस्प्ले फंक्शन की ये मेन क्लास एंड लाइन। अब आपने क्या किया, आपने इसको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद मज़ीद अंदर की तरफ गए ऊपर पब्लिक में, और एक और क्लास क्रिएट की जो सब क्लास थी, ये वाली नेस्टेड क्लास होने जा रही है, जो इसके अंदर नेस्ट होगी, अंदर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, क्लास आपने लिखा और इसमें सब लिख दिया, और इसको आप आगे मज़ीद वो कर लेंगे जिस तरह आपने मेन क्लास के साथ काम किया, उसी तरीके से पब्लिक। ठीक है, मेन का कंस्ट्रक्टर बना रहा था तो अब सब का बनेगा, और इसको आपने कोई वैल्यू नहीं दी क्योंकि हमने प्राइवेट ने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं की, ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसी तरीके से डिस्प्ले फंक्शन इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक आपने कर लिया तो आप सक्सेसफुली नेस्टेड क्लासेस बना चुके हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाने का जो तरीक़ेकार है उस पर थोड़ी सी मैं आपको पहले से बात बता देता हूँ। यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन का अप मस्ट है, अदरवाइज़ आपके जो क्लास आउटर वाली और या दूसरा ऑब्जेक्ट वो कॉल ही नहीं होगा, एरर देगा जिस वक्त आप इसको रन करेंगे। तो वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आउटर क्लास का नाम जो मेन था, फिर 2 कॉलन लगाएं, एक बार और दूसरी बार 2 बार। जिस वक्त आपने कॉलन लगा दिया ना डबल डबल, इस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट के साथ कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। पहले तो आपने मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फिर मेन के अंदर वाली जो क्लास है, मेन का नाम 2 बार कॉलन जिस तरह मैंने भी लगाए, सब क्लास का नाम था और उसका ऑब्जेक्ट। ये तरीक़ेकार होता है अगर आप 2 क्लासेस एक के अंदर इस्तेमाल करें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अब इसको हम नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट का नाम है उसी से एक्सेस करेंगे। मेन के लिए मैंने एम लिखा है तो एम डॉट डिस्प्ले लिखूँगा, और सब के लिए एस डॉट करूँगा तो मेरे पास सब की चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, बस ये कुछ कोड था जिससे हमें सारी बात समझ आ गई कि हमने किस तरह से नेस्टेड क्लासेस क्रिएट की हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं ये आपको अच्छे अंदाज में क्लियर कर सकूं, और आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो पूरी है कि आप लोग ये वीडियो देखें तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, बाकी जो टिप्स होंगी वो आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है, वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अभी इसको रन करके आपको दिखाया जाएगा ताकि आप वो समझ आ सके कि वाकई ये कोड रन हो रहा है नहीं हो रहा। आपने देख भी लिया कोड बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहा है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।